Hey guys, so today is the first day of the AS A1 chemistry. Okay, so let me tell you first of all with the papers which are present in the A1, and then we are going to discuss with the total syllabus which is present in the AS7, and after that we will start with the first chapter. ठीक है जी? तो सबसे पहले हम लोग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा केमिस्ट्री A1। केमिस्ट्री A1 में टोटल जो है वो आपके 3 पेपर्स होते हैं। The first paper, that is the P1. ये P1 is actually the MCQs, ठीक है जी। और ये 40 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर होता है जी। इसमें 40 MCQs होते हैं। और इसमें जो है वो देयर इज नो चॉइस, कोई चॉइस जो है वो इसमें नहीं होती। द सेकंड पेपर दैट इज द P2। P2 जो है वो दीज आर द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 60 मार्क्स इसके होते हैं, ठीक है जी। आपका जो लास्ट पेपर होता है दैट इज द P3। P3 जो है ये प्रैक्टिकल होता है आपका। और ये जो पेपर है P3 इसके 40 मार्क्स होते हैं जी, ठीक है जी। सो 40 मार्क्स ऑफ द P3। ओके, सो वी गॉट द 3 पेपर्स P1, P2 एंड P3, ठीक है जी। और इसमें P1 दैट इज ऑफ 40 मार्क्स, P2 that is of 60 marks, and P3 that is a practical that is of 40 marks। तो ये टोटल जो है ये आपके 3 पेपर्स जो है ये A1 में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों की ये A1 की क्लास है, तो इसमें हम लोग जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये 3 आप लोगों के जो है वो पेपर्स A1 में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन तीनों पेपर्स को हम लोगों ने A1 में जो है वो स्टडी करना है जी, ठीक है। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो टोटल सिलेबस है A1 का, उसको मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को दे रहा हूँ। का जो सिलेबस है उसके टोटल जो है वो 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, ठीक है जी। सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल जो है वो 8 चैप्टर्स जो है वो आपके प्रेजेंट है आपके सिलेबस में, ठीक है जी। द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। द सेकंड चैप्टर दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड स्टिचियोमेट्री, ठीक है। दिस इज द सेकंड चैप्टर। द थर्ड चैप्टर दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग,
ठीक है जी, दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ इट। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आपका जो है वो दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। The fifth chapter that is energetics. The sixth chapter that is redox. The seventh chapter that is equilibria. And the eighth chapter that is reaction kinetics। ठीक है जी, ये आप लोगों के टोटल 8 चैप्टर्स जो हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री में शामिल है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड स्टोइचियोमेट्री, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, एनर्जेटिक्स, रिडॉक्स, इक्विलिब्रिया और रिएक्शन काइनेटिक्स। तो ये 8 चैप्टर्स जो है वो हमने फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करने हैं। उसके बाद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल आप लोगों के 6 चैप्टर्स जो है वो शामिल होंगे। ठीक है जी, सबसे पहला चैप्टर इसका इंट्रोडक्टरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। द सेकंड चैप्टर दैट इज alkenes and alkenes। The third chapter that is the halogen derivatives। The fourth chapter that is alcohols। The fifth chapter that is the carbonyl compounds। And the sixth chapter that is carboxylic acids and esters। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के कुछ चैप्टर जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो शामिल है। 6 चैप्टर है टोटल ये है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल आपके 4 चैप्टर्स जो है वो शामिल है। 4 chapters they are present in the inorganic chemistry। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहला जो चैप्टर इसमें है दैट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। द सेकंड चैप्टर दैट इज द ग्रुप 2। द थर्ड चैप्टर दैट इज ग्रुप 17। ग्रुप 17 जो है पहले अगर आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा हो तो इसको ग्रुप 7 कहते थे। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ तो ये ध्यान से देखिएगा। ये देखें जी, आपका पहले ये पीरियोडिक टेबल बना होता था।
ये आपका ग्रुप 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इसको 8 या 0 ग्रुप कहते थे। लेकिन अब जो है मेरे बच्चों, व्हाट हैज हैपेंड, अब यहाँ पे ये वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनको भी हमने ग्रुप्स के नाम दे दिए हैं। तो ये ग्रुप 3 बन गया है और यहाँ तक जो है वो ग्रुप 12 आता है। तो ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18 ग्रुप बन गया है। तो ये वाला जो आपका ग्रुप 7 था पहले, अब ये ग्रुप 17 बन चुका है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं ये हमने जो है वो डिटेल में स्टडी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो ग्रुप है दैट इज द नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है जी, ये आपका है। उसके बाद फोर्थ पार्ट आपकी केमिस्ट्री का जो है वो दैट इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो चीजें हम लोगों ने पढ़नी है डिटेल से। एक तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री और दूसरा चैप्टर जो हम लोगों ने करना है माय डियर दैट इज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है जी, तो ये दो टॉपिक्स जो हैं ये आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री में शामिल हैं। तो आपके टोटल केमिस्ट्री के चार पार्ट्स हैं। अगर मैं इनको ये ए बी सी का नाम दूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस वन दैट इज डी। ठीक है जी, तो टोटल जो है ये ए बी सी और डी, ये टोटल आपके जो है वो चार हिस्से हैं केमिस्ट्री के ए वन की। ये ए वन का सिलेबस है और इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो ये चारों पार्ट्स जो है वो डिटेल में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को जो है वो शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स विद द फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो इसकी अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेनी है या अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो उसको रख कर दूं। ये आपका टोटल सिलेबस है जो हम लोगों ने ए वन केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ने हैं। ओके, so today we are going to start with the first chapter of our A1 chemistry, that is the atomic structure. So let's start with it. The atomic structure. अच्छा जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बेसिक चीजें आप लोग ओ लेवल में पढ़ चुके हो कि एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी जो मूवमेंट है उसको हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देयर आर सम न्यू कॉन्सेप्ट्स इन द ए लेवल केमिस्ट्री। उसमें सबसे पहली चीज, ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। पहली चीज होती है जिसको हम कहते हैं शेल। ठीक है जी, हर शेल के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं सब शेल। ठीक है जी, और हर सब शेल के अंदर जो है वो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन तीनों को मैं एक एक करके आपको जो है वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो जरा ध्यान से फोकस करके जो है वो तुम लोगों ने सुनना है। शेल वर्ड का मतलब क्या होता है? ये देखिए जी, ये आपका कोई एक एटम है जिसमें ये जो है ये न्यूक्लियस है और उसके बाहर जो है वो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है जी, तो शेल वर्ड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस।
क्योंकि ये जो गोल गोल चीज घूम रही है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, ये कोई सॉलिड रास्ता नहीं है, ठीक है। यानी ये एक इमेजिनरी पाथ है जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो घूमता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से लेके और इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने का जो रास्ता है, उस डिस्टेंस को हम लोग शेल का नाम देते हैं। सपोज करें मैं कहता हूं फर्स्ट शेल 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो भाई 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा, चाहे वो गोल गोल घूमे, चाहे वो इस तरीके से घूमे, ये 8 की तरह, चाहे इस तरह घूमे, ठीक है, या किसी भी तरीके से घूमे, ठीक है, क्योंकि मूव करने के इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के गिर्द सिर्फ गोल रास्ता नहीं है। ओ लेवल में तो हम लोग यही पढ़ते रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गोल गोल घूमते हैं, तो ऐसा नहीं होता भाई। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गोल भी घूमते हैं, इस तरह डबल शेप में भी घूमते हैं, ठीक है, और इसके अलावा डबल डबल शेप भी होती है, यानी ये दो डंबल्स बने होते हैं लाइक दैट, ये दो डंबल्स बने होते हैं इस तरीके से, इस तरह भी घूमते हैं जी, ठीक है जी। तो गोल भी घूम सकते हैं, डबल शेप में भी, और डबल डबल शेप में, तीनों तरीकों से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर सकते हैं जी, ठीक है। तो भाई शेल वर्ड का मतलब ही यही होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो शेल का मतलब क्या है जी? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब सपोज करें कि मैं कहता हूं कि सेकंड शेल जो है वो 5, मैं ये सपोज कर रहा हूं 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो भाई 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा, तो आप लोग समझेंगे वो सेकंड शेल में है, ठीक है। तो ये शेल जो है एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस को जो है वो शो कर रहा होता है, ठीक है। आपके जो टोटल शेल्स होते हैं नेचर में, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स 7 शेल्स होते हैं, ठीक है। 7 से ज्यादा जो है वो शेल्स नहीं होते, और शेल के लिए हम लोग एक और वर्ड भी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। तो कहीं पे क्वांटम नंबर लिखा हो, शेल लिखा हो, तो दोनों का जो मीनिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑलवेज एग्जैक्टली सेम, वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो शेल वर्ड का मतलब ही यही होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस से जो है वो डिस्टेंस जो है वो कितना है। चीज शेल वर्ड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है जी, और टोटल 7 शेल्स जो है वो आपके होते हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज पे आते हैं। हर शेल के अंदर सब शेल होते हैं, ठीक है, और सब शेल का मतलब होता है रूट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूं, पहले ये लिखिए, सब शेल का मतलब क्या होता है? रूट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, इसको हम लोग सबशेल कहते हैं। और टोटल जो आपके सबशेल्स होते हैं मेरे बच्चों, याद रखो कि 4 सबशेल्स होते हैं नेचर में, टोटल 4 सबशेल्स होते हैं। पहले का नाम होता है जी एस, ठीक है जी, सबशेल। दूसरे का नाम होता है जी पी सबशेल। तीसरे का नाम होता है जी डी सबशेल। और फोर्थ का नाम होता है जी एफ सबशेल। तो ये आप लोगों के टोटल जो है वो 4 सब शेल होते हैं जी, ठीक है। अब ये जो एस होता है ना, एस, इसकी शेप क्या होती है? ये समझिए कि ये न्यूक्लियस है, एस की शेप हमेशा गोल होती है, सर्कुलर शेप होती है। यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह सर्कुलर शेप में रिवॉल्व कर रहा है, तो इट मींस इट इज प्रेजेंट इन दिस इज द एस सबशेल, ये एस सबशेल है। ठीक है, पी की जो शेप होती है मेरे बच्चों, वो इस तरीके से डंबल शेप होती है, जिस तरह 8 होता है, लाइक दैट। यानी ये इलेक्ट्रॉन के मूव करने का ये रास्ता है, ये वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह 8 शेप में जो है वो घूम रहे होते हैं, और उसके बाद जो डी सब शेल होता है उसमें दो डबल्स होते हैं, यानी दो 8 बने होते हैं, लाइक दैट। ठीक है जी, ये देखें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व करता है, ये इस तरीके से। और जो एफ है इसकी जो शेप है इट्स स्टिल अननोन, अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि इसकी शेप जो है वो क्या है। ठीक है, अभी तक इस पे वर्किंग चल रही है, एफ की शेप काफी कॉम्प्लेक्स होती है, तो साइंटिस्ट दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, इट्स शेप इज स्टिल अननोन। और अगली चीज याद रखें कि जो एस सबशेल होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और आखिरी चीज, हर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल्स के बारे में याद रखो कि एफपी ऑर्बिटल कैन कैरी 2 electrons moving around the nucleus clockwise and anti-clockwise। ठीक है जी, तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी ये देखें अगर ये एक ऑर्बिटल है सपोज करें, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक को इस तरह ऊपर एरो बना के शो कर दो और एक नीचे की तरफ एरो बना के शो कर दो। जो ये ऊपर की तरफ एरो है ये शो कर रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। और ये वाला जो है ये शो कर रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ना ये मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब इसको ध्यान से जरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये देखें, ये न्यूक्लियस है सपोज करें, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह क्लॉकवाइज भी रिवॉल्व कर रहा है, और एट द सेम टाइम एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इसके गिर्द। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह भी और इस तरह भी, यानी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों में मूव कर सकते हैं किसी एक ऑर्बिटल में, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहीं से देख के आप लोग अंदाजा कर लेंगे कि इनमें कितने कितने ऑर्बिटल होंगे। अब एस सब शेल जो है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, 1 ऑर्बिटल, लाइक दैट। इसी तरीके से पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया कि हर सब शेल में ऑर्बिटल्स हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल्स में आ सकते हैं, कम ऑन। 3 सर, 3। जी, 3 ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल्स जो है इस तरीके से आप लोग बना देंगे, ये 3 जो है वो ये कॉलम्स बना देंगे। ठीक है, इसी तरीके से बी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये सब शेल है, तो भाई 10 का मतलब है इसमें ऑर्बिटल्स कितने मौजूद होंगे, 5। तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स जो है वो मौजूद होंगे बाय टाइम। ये आप 5 जो है ये खाने में लगाना चाहिए बाय टाइम। और इसी तरह एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है। जी या इसमें कितने बेटा ऑर्बिटल्स होंगे,
सर 7। वेरी गुड। इसमें 7 ऑर्बिटल्स जो है वो मौजूद होंगे लाइक दैट। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 ऑर्बिटल्स आ गए। अच्छा, अब इसमें एक मजे की चीज जो आप लोगों को मैंने बतानी है कि अगर एक ही एनर्जी लेवल के एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, इनमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो उसका तरीका क्या होता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन, अब इसको एकदम पेयर नहीं कर देना। अगर इस तरह कर देंगे तो ये गलत है। आपने सबसे पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना होता है, इस तरह ये एक एक इलेक्ट्रॉन डालना, और उसके बाद इसको पेयर अप करते हैं, इसके पेयर बनाओ लाइक दैट, फिर पेयर बनाओ। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना, फिर जब सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अगर और इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो फिर उनको पेयर अप करना आपने शुरू करना है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना है, तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आप लोग ऐड करते हैं इस तरीके से। ठीक है जी। नाउ इफ यू वांट टू पेयर, आप इसको पेयर अप करना शुरू करते हैं। तो हमेशा जब एक ही एनर्जी लेवल्स के एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स मौजूद हो, तो पहले सब ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, और उसके बाद उनको जो है वो हम लोग पेयर अप करते हैं।